स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम सी सेट स्टार्ट करेंगे। अब सी सेट क्यों करेंगे? क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है 2025 का वो कब है? 12 अक्टूबर को। तो इसके कितने दिन बचे हैं? लगभग 15 दिन बचे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सी सेट में आज से डेली एक क्लास करेंगे जो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट की, और उसमें हम सी सेट के जो मेजर टॉपिक होते हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उनके PYQ और उनके जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो सब समझेंगे। तो सबसे पहला जो बड़ा टॉपिक है सी सेट में, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, 100 क्वेश्चन में से करने कितने हैं? 33 क्वेश्चन। अब 33 क्वेश्चन जो करने हैं, इन 100 क्वेश्चनों को अगर हम डिवाइड करें तो हिंदी से रहते हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहते हैं 20 क्वेश्चन, और जो अभी टॉपिक आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल, उससे रहते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन वो रहते हैं जो 20-25 क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 रीजनिंग के और उतने ही मैथ के रहते हैं। तो ऐसे सी सेट का बटा होता है पार्ट। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल स्किल, और जो कम्युनिकेशन वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति बात करता है, या समूह में बात होता है, या जॉब में बात होती है, तो बातचीत का माध्यम क्या रहता है, कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब मेन बात है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, बातचीत क्यों की जाती है? कोई एक सूचना भेजनी होगी, सूचना यही तो होता है, ऑफिस में कोई एक सूचना भेजनी होगी तो वो मैसेज के थ्रू जाएगी, बातचीत करके जाएगी क्या? तो इन्हीं सब के टॉपिक को कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल। अब इसे समझते हैं, क्योंकि इसमें से 25 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। तो हम कवर कैसे करेंगे ना? आज सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम डेली 1 साल के पेपर को उठाएंगे और इंटरपर्सनल के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उन्हें कवर करेंगे। जैसे आज हम कोशिश करेंगे कि जो 2024 में प्रश्न आए हैं उन सबको देख लिया जाए। 17 प्रश्न थे 2024 में, और उससे पहले 20 के प्लस थे, तो 20 से लेके 25 के आसपास एवरेजन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो संचार क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हैं वही संचार हो गया। अब इंसान बात क्यों करता है? क्योंकि उसे कोई संदेश देना होता है दूसरे को। तो जो देने वाला हुआ वो सेंडर हो गया, जो सूचना दे रहा है, और दूसरा जो रिसीव कर रहा है वो कौन सा हो गया? प्राप्तकर्ता हो गया। तो संचार का माध्यम क्या है? संचार मतलब क्यों किया जाता है? क्योंकि एक संदेश होता है, उद्देश्य क्या होता है? एक सूचना को दूसरी जगह पर पहुँचाना। अब ये कैसे पहुंचाया जा सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि हमने एक मैसेज टाइप किया और मैसेज लिख के भेज दिया, या पहले पत्र चलता था तो पत्र लिया और वो लिख के भेज दिया। दूसरा हो सकता है मौखिक, कोई व्यक्ति सामने है और डायरेक्ट हमने उससे बोल दिया, ये भी संचार है। तीसरा तरीका होता है जेस्चर, हाव भाव का। हमने कुछ नहीं बोला है पर क्या किया, हाव भाव ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि व्यक्ति गुस्से में है, व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तो ऐसे करके। एक होता है गैर मौखिक, बोल के नहीं है, वर्बल नहीं है, पर तब भी उसमें समझा जाएगा। और इन सबको ये अब हम एक एक करके देखेंगे किसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले है संचार की प्रक्रिया। एक क्वेश्चन तो मान के चलना कि 1 या 2 क्वेश्चन तक इसी में से रहेंगे, इस वाले ही पेज में से। तो वो कैसे रहते हैं इस चार्ट से, उसे देखते हैं कि संचार की एक पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे एक मैसेज है, उस मैसेज को यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को सबसे पहला पेपर में देता है क्रोनोलॉजी से लगाना होता है। तो इसमें जो 6 स्टेप हैं इन सबको समझ लेना है। तो 6-7 स्टेप में हमें क्या समझना है, यहाँ तक जो मेन रहेगा, और उसके बाद 2 पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहले ये ऐसे सोचो कि कोई एक व्यक्ति होगा, जिसके विचार होंगे, कोई व्यक्ति होगा जिसका कोई विचार होगा, कोई अधिकारी होगा या कोई व्यक्ति होगा, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में कोई विचार आया। अब कोई भी विचार जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा? संदेश हो जाएगा। पहले कोई व्यक्ति होगा, फिर उसके दिमाग में कोई विचार आया, यही क्या है? संदेश हो जाएगा। कोई सुझाव हो सकता है, आदेश हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति आदेश दे सकता है, भावना हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, और सुझाव। अब मान लो किसी व्यक्ति के मन में कोई फीलिंग आई और अब उसे वो फीलिंग को बताना है, तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो हो सकता है प्रतीक के माध्यम से बताए, वो शायरी लिखे, वो जेस्चर का प्रयोग करे, वो मैसेज टाइप करे। तो इन भावनाओं को जब वो इनकोड करता है, मतलब विचारों को या तो शब्दों में डालेगा, या प्रतीकों में डालेगा, या फिर उन संकेतों में बदलेगा। जैसे संकेत का मतलब इमोजी समझ सकते हैं, इमोजी में बदल देगा। यही क्या है? इनकोड कर दिया। फिर क्या होगा? अब उसने अपने मोबाइल में लिख दिया या अपने मन में सोच लिया, ये सारी चीज़ें कर ली। अब उसके बाद एक उसे माध्यम चाहिए भेजने के लिए।
माध्यम चाहिए, जैसे इंटरनेट सबसे आसान माध्यम है, एक मैसेज लिखा और इंटरनेट के माध्यम से हमने दूसरे के भेजा, या फिर हम मौखिक भी भेज सकते हैं, लिखित भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट भेज सकते हैं, पर हमें एक माध्यम चाहिए होगा कि नहीं, तो चैनल होता है। तो ये लाइन से क्रोनोलॉजी याद करनी, सबसे पहले एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति के पास कोई एक मैसेज होगा, संदेश होगा, वो उसे इनकोड करेगा, संकेतों में बदल सकता है, प्रतीकों में बदल सकता है, पहेलियों में बदल सकता है, फिर उसे वो मैसेज भेजना है दूसरे के पास, तो हम सबसे आसान समझ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से भेज देगा। अब दूसरी तरफ प्राप्त करने वाला भी तो रिसीवर होगा, तो जो प्राप्त करेगा वो रिसीवर हो जाएगा। अब रिसीवर के पास मैसेज गया, क्या हर रिसीवर उस मैसेज को समझ पाएगा? नहीं, तो उसके लिए एक दिमाग चाहिए डिकोड करने के लिए, कि किसी ने किसी को कोई मैसेज भेजा, अब हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसी मैसेज को दूसरे भाव से समझे और तीसरा व्यक्ति तीसरे भाव से। तो डिकोडिंग एक मेन पॉइंट होता है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की व्याख्या करना और उसका अर्थ निकालना। तो रिसीव कर लिया, रिसीव के बाद वो डिकोड करेगा, पहले डिकोड नहीं कर पाएगा, पहले रिसीव करेगा, फिर वो उस मैसेज को समझेगा, अच्छा ये मैसेज था, वो मैसेज था, फिर क्या होगा, फिर वो फीडबैक देगा। यही तो होता है, हम कोई शॉपिंग करते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं, तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया सबसे बाद में आएगी। इसमें क्या होगा कि संचार पूरा मान लिया जाएगा। अगर फीडबैक, जैसे तुमने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा और फ्लिपकार्ट से हमने खरीदा और उसके बाद हमने फीडबैक भी दे दिया, ये प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी। तो ये संचार की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो गई। पर एक पॉइंट अलग से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है शोर, नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? तो नॉइज़ ऐसा होता है कि तुमने मैसेज करना, किसी ने टाइप करना, मोबाइल में टाइप करना स्टार्ट, तब तक मम्मी ने आवाज़ लगाई सब्जी ले आओ जाके, ये क्या है? ये एक शोर है, मतलब बीच में बाधा है। दूसरा क्या है? मैसेज टाइप करना स्टार्ट किया, तब तक इंटरनेट चला गया, ये क्या है? शोर है। या मैसेज टाइप करना किया, फ़ोन हैंग हो गया, ये भी एक शोर है। तो शोर या कहीं बाहर कोई बात कहना चाह रहे हो, आवाज़ भीड़ भाड़ है, तो संदेश सही से नहीं पहुंच पाया। तो नॉइज़ का मतलब होता है कोई भी बाधा आ जाए और बाधा के कारण वो सूचना है सही से ना पहुंच पाए, तो यही चीज़ क्या है? नॉइज़। तो इन 8 स्टेप को हमें समझना है, 6 सबसे मेन है। 7वां क्या है? फीडबैक। फीडबैक के बिना सूचना पूरी नहीं मानी जाएगी। संचार तभी पूरा माना जाता है जब फीडबैक दे दिया जाए। क्योंकि ऐसे सोचो, किसी ने मैसेज देखा, अब किसी ने एक इमोजी भेजी ऐसे वाली और उसने इसका मतलब नहीं समझ पाया, तो वो फीडबैक क्या देगा? वो फीडबैक देगा ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया। अगर व्यक्ति को समझ में आएगा तभी तो वो सेंडर को फीडबैक देगा, तो तब प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो ये अब मेरे मतलब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें देगी। अब शोर में क्या क्या आता है? जैसे अस्पष्ट शब्द, खराब नेटवर्क कनेक्शन, ध्यान ना देना, गलत व्याख्या, ये सारी चीज़ें नॉइज़ में आती हैं। अब देखो, एक सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार कौन सा माना जाएगा? कि जिस संचार में सारी चीज़ें परफेक्ट हों, तो वो तभी माना जाएगा जब रिसीवर संदेश को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से उसे सेंडर भेज रहा है। तो सबसे मेन होता है प्रभावी संचार। जैसे किसी ने स्पीच देना शुरू किया और दूसरे ने उस स्पीच की 50% बातों को ही समझा, 50 को समझा नहीं है, तो ये संचार अच्छा है नहीं। कम्युनिकेशन वो अच्छा माना जाएगा जब उसे दूसरा समझने वाला ठीक से समझे। तो ये वाली चीज़ है। जैसे मैंने ये समझाया और ये समझ में नहीं आया, तो ये क्या है? मतलब परफेक्ट जो कम्युनिकेशन है, इफ़ेक्टिव, वो नहीं माना जाएगा। यदि कोई अधीनस्थ निर्देश को केवल समझ ले लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, तो भी ये विफल माना जाएगा। क्योंकि इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अमल नहीं कर रहा है, उसने सही से समझा नहीं है, केवल उसने ध्यान दिया है, बस सुन लिया है। सुन लिया का मतलब है उसने सोचा कि मैंने समझ लिया, पर उसने उसकी गहराई नहीं समझी और उस चीज़ को अमल नहीं किया, तो ये विफल माना जाएगा कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे ऑप्शन में देगा, वो हम सब अभी देखेंगे PYQ कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या है? अब एक अच्छे कम्युनिकेशन की सबसे मेन चीज़ क्या होती है? स्पष्टता होनी चाहिए, कि बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए मैसेज। जो मैसेज है, जैसे हमने अभी CSET की क्लास स्टार्ट की, तो हमारा साफ स्पष्ट मैसेज है कि हमें CSET का ही पढ़ना है, अभी GS का नहीं हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो स्पष्ट है मैसेज। फिर वो सटीकता, जो जानकारी दी जाए वो एकदम सही हो। फिर पूर्णता हो, जानकारी ऐसी ना हो कि जानकारी पूरी ही ना हो। तो संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, जो भी आवश्यक जानकारी है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? भरोसेमंद। अब जानकारी ऐसे स्रोत से हो जो भरोसेमंद हो। अब कोई व्यक्ति कोई बात कह देगा, क्या हम हर किसी की बात मान लेते हैं? नहीं। तो एक रिलायबल सोर्स जब कोई बात कहता है तो हम मान लेते हैं। ऐसा सोचो कि हमने टीवी पे ऐड देखा, ऐड में एक कोई व्यक्ति टीवी में ऐड में किसी बैंक का या किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा था, पर वही ऐड हमने अमिताभ बच्चन के नज़रिए से देखा, उनने ऐड किया, तो किसको हमें भरोसा ज़्यादा होगा? उनका ही, अमिताभ बच्चन का। तो ये भरोसेमंद माना जाएगा सोर्स। इसके बाद क्या है?
कि प्रेषक जो हो वो विनम्रता और सम्मान का भाव होना चाहिए। संदेश भेजते समय ऐसा नहीं है, संदेश को हम क्या है कर्टसी जिसे कहते हैं, संदेश को हम विनम्रता और सम्मान के भाव से होना चाहिए, ऐसा नहीं गुस्से में और इन सब चीज़। लास्ट है प्राप्तकर्ता का विचार। प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि, ज्ञान और मानसिक स्तर को ध्यान में रख के समझाना चाहिए। जैसे कि अगर यही सीसेट का टॉपिक अभी उस व्यक्ति को मैं पढ़ाऊँ या समझाऊँ जिसे सब आता हो, सीसेट में कम्युनिकेशन का वो मास्टर्स कर चुका हो, पीएचडी कर रखी हो, तो उसे उस तरीके से बेसिक से ये नहीं समझाना पड़ेगा कि क्या सेंडर है क्या रिसीवर है। वैसे ये एक मैथ का व्यक्ति जिसे एसएससी जिसने पढ़ा है उसे सीसेट के मैथ को पढ़ाया जाए तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही चीज़ है कि हमें पृष्ठभूमि देखनी होगी, जिसे हम सिखा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बेसिक्स कैसा है, क्या है उसकी नॉलेज का स्तर क्या है। उस स्तर से अगर व्यक्ति को सब आता है तो वो बोर हो जाएगा। तीसरा मानसिक स्तर। अब हो सकता है किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो या ईक्यू लेवल कम हो, मतलब कोई व्यक्ति धीमे समझता हो, देर से समझता हो और कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हमें ये चीज़ें या उनकी पृष्ठभूमि, जैसे अब किसान है, किसान को किसान वाली भाषा गाँव की भाषा से आसानी से समझाया जा सकता है। तो उन सब की इन स्थिति को देखकर ही मैसेज को हमें बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, मैसेज कैसे अच्छा हो सकता है। अब उसके बाद क्या है कि संचार के प्रकार। तो कई सारे प्रकार होते हैं मैसेज के। सबसे पहला होता है मौखिक, जो हमने ऊपर भी अभी लिस्ट देखी थी। एक मौखिक होता है, मौखिक नॉर्मल है, आमने सामने की बातचीत हो सकती है, भाषण दे सकते हैं। तो भाषण में भी तो यही होता है, एक व्यक्ति सामने कई सारे व्यक्ति हैं तो भाषण। फ़ोन कॉल पर भी तो एक तरीके से आमने ही सामने कर रहे हैं, मौखिक मुँह से ही तो बोल रहे हैं। तो फ़ोन कॉल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, तो इसमें बोल के बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक संचार हो गया। इसके बाद लिखित, तो जानते ही हैं, हाथ से लिखा हुआ, ये चीज़ें क्या मानी जाएंगी, लिखित। सोशल मीडिया पे भी लिखते ही हैं, ईमेल, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है गैर मौखिक, जिसे नॉन वर्बल कहते हैं, काइनेसिक्स। इसमें क्या होता है, शब्दों के बिना शरीर के हाव भाव से संकेतों के माध्यम से संचार करना। तो ये नाम याद रखना, काइनेसिक्स। यही पूछा जाता है पेपर में, कैसे आएगा कि काइनेसिक्स का संबंध है लिखित से कि मौखिक से कि किससे, गैर मौखिक से। तो क्या हो जाएगा, गैर मौखिक से। तो इसमें क्या हो रहा है काइनेसिक्स में कि शब्दों के बिना, शब्द नहीं यूज़ करें, शरीर के हाव भाव से। जैसे हम चार्ली चैपलिन और इन सब की मूवी वगैरह देखते हैं या कोई कॉमेडी कर रहा है बिना कुछ कहे, तो वही बात है कि इशारे, शारीरिक मुद्राओं से, जैसे भरतनाट्यम वगैरह के नृत्य होते हैं उनमें वो कोई स्टोरी केवल अपने हाव भाव से बता रहे होते हैं। तो शारीरिक मुद्रा, चेहरे के भाव, यही चीज़ क्या होती है कि गैर मौखिक हो गए। गैर मौखिक में एक और उदाहरण होता है प्रोक्सेमिक्स, स्थान के आधार पर, कोई व्यक्ति पास है, कोई व्यक्ति दूर है, इससे होता है। ये आगे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ गई कि एक हो गया इंटरपर्सनल और एक हो गया इंटरपर्सनल। इन दोनों में अंतर समझो क्या होता है कि एक व्यक्ति है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से ही बात करो, मतलब आत्मचिंतन करना, आत्मचर्चा करना, खुद से बात करना। ये क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। पर इंटरपर्सनल जो होती है संचार, पेपर में एग्जाम में कौन सा आता है, यही इंटरपर्सनल। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये अंतःव्यक्तिक है और ये अंतर्व्यक्तिक है, इनमें अंतर ये है। तो इंटरपर्सनल जो है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही होगी, जैसे इंटरव्यू में होता है या आमने सामने की बातचीत होती है। तो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इसी से आएंगे, ज़्यादातर क्या, क्योंकि यही तो पढ़ना है हमें, बातचीत। तो ये है। इसके बाद एक होता है ग्रुप समूह कम्युनिकेशन। ग्रुप में कम्युनिकेशन, ग्रुप में कैसे, जैसे ऑफिस में टीमें होती हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब किसी टॉपिक पे विचार विमर्श किया जाता है गहराई से, तो ये वाली चीज़ देखी। इसके बाद एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया के माध्यम से संदेश को पहुंचाना। अब सोचो एक टीवी चैनल है, टीवी चैनल अपने टीवी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। तो टेलीविज़न, समाचार, रेडियो, सोशल मीडिया, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद देखें पारस्परिक और अंतर्व्यक्तिक संचार में अंतर क्या है, जो इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं और ये इंट्रापर्सनल, इसे अंतर्व्यक्तिक भी कहते हैं जो टॉपिक है हमारा। तो यहाँ दो या दो से अधिक लोग होंगे, फ़ोन, कंप्यूटर, आमने सामने, ये सब होगा, दूसरे से संवाद करेंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। पर जब हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल, अंतःव्यक्तिक की, तो अंतः मतलब खुद से बातचीत, तो स्वयं के भीतर होगा। कैसे हो सकता है, व्यक्ति के मन में विचार आ सकते हैं, वो अपनी डायरी में लिख सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, योजना बना सकता है, चिंतन कर सकता है और अपने जो विचार हैं उन पे विचार विमर्श और विश्लेषण करेगा, सही है कि नहीं है। पर व्यक्ति के अंदर हो रहा है ये सब चीज़ें। ये क्या हो रहा है, दो व्यक्ति के हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति के।
अब उद्देश्य क्या होता है संचार का, सोचो तो एक तरीके से संचार दो प्रकार का माना है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अब औपचारिक क्या होता है, ऑफिस में बैठे हैं ये लोग, अब ये लोग यहाँ पे बातचीत कैसे करेंगे, बातचीत एक ऐसे करेंगे जैसे ऑफिस का माहौल होता है, मतलब सही तरीके से ये वाली चीज़, एक हायरार्की होगी, एक ऑफिस का नियम रेगुलेशन होंगे, तो उन फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्हें कहते हैं औपचारिक, जहाँ कुछ नियम कानून होते हैं उनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। तो किसी जॉब में संगठन है वहाँ पे हंसी मजाक नहीं करना है तो नहीं करना है, वहाँ पे वो चीज़ें उस तरीके से, अगर कोई मीटिंग में बैठे हो तो व्यक्ति को कौन सा जो संचार करना होता है फॉर्मल संचार, तो ये वाली चीज़ें रहेंगी। जैसे आधिकारिक बैठकें, मेमो, रिपोर्ट, इनमें कौन सा कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल, जहाँ व्यक्ति कुछ नियम को फॉलो करता है। अनौपचारिक जैसे दोस्तों, संबंधों, परिवार में बातचीत होती है, जैसे हम नॉर्मल बातचीत कहते हैं, तो ये आपसी संबंधों में होता है अनौपचारिक संबंध। और इसी को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ग्रेप वाइन क्या होता है, अफवाह वाला, कि जैसे मान लो अंगूर की लता होती है, अंगूर ऐसे ही तो लगे होते एक लता में, मतलब बहुत सारे लगे होते गुच्छे में, तो वैसे ये एक बात यहाँ से निकली और बात यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, उसने इससे कहा, इससे, मतलब जो एक तरीके से बात फैलती है इसमें बहुत जल्दी से, और बात बहुत दूर तक जाती है एकदम से, तो इसे ही कहते हैं ग्रेप वाइन भी कहा जाता है इसे। ये कैसे अनौपचारिक है, एक ने किसी से कहा परिवार में, उसने दूसरे से कह दिया, तीसरे से कह दिया, तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। बैठक हुई, अब बैठक होगी पहले, फिर वो पूरी रिपोर्ट बनेगी, फिर दूसरे तक जाएगी, टाइम लगेगा। अब इनमें क्या होता है, गपशप वाले में, ग्रेप वाइन में, परिवार में 4 लोगों ने बात करी, 4 से अगले दिन कुछ टाइम में 10 के पास पहुंच जाएगी, और इससे अफवाह फैलने का भी खतरा होता है, क्योंकि औपचारिक में सारी रिपोर्टें बनती हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ रिपोर्ट तो है नहीं है, नॉर्मल बातचीत की हो सकता है, उसमें किसी ने कोई ऐसी बात कह दी वो सच भी ना हो, पर वो अब्बा बन के फैल जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। अब क्या होता है कि संचार कुछ माध्यम होते हैं, जैसे डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक आता है कि कौन संचार का कौन सा तरीका है, तो जैसे अधोगामी है, अधोगामी संचार का मतलब है वरिष्ठ से कनिष्ठ। जैसे ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एक अपने चौकीदार से कहा है कि घंटी बजा दो, क्लास का टाइम हो गया, जो छुट्टी होती है या क्लास का, तो वो घंटी, ये क्या हो गया, अधोगामी हो गया। वरिष्ठ ने अपने नीचे वालों को संदेश दिया। ऊर्ध्वगामी क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी उसने नीचे वाले ने ऊपर से, ये कैसे होगा, घंटी बजाने वाले जो चौकीदार थे स्कूल में, उनने कहा कि घंटी तो खराब हो गई है, ये क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी संचार हो गया, क्योंकि इसने नीचे वाले ने ऊपर वाले के संचार पहुंचाए। एक क्षैतिज हो गया, बराबर वाले, जैसे स्कूल के टीचर हैं या स्कूल के जो मेन लोग हैं या किसी ऑफिस में बराबर के लोग हैं, ये लोग जो एक स्तर के होते हैं, समान स्तर के, इन्हें कहा जाता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, या जिन्हें कहा जाता है लेटरल। तो ये सब कम्युनिकेशन के प्रकार। एक होता है बिकरड़ी संचार, डायगोनल, विभिन्न स्तर के जो लोग होते हैं, विभिन्न विभागों के लोग, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसमें बिकर्ड कहा जाता है। जैसे सोचो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल या ऑफिस, मान लो एक ऑफिस में बैठा एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े पद पे है। अब ऑफिस में के बाहर एक कैंटीन है, वो कैंटीन वाला व्यक्ति इनसे कह रहा है कि पेमेंट कर दो। अब इनका विभाग भी अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, तो ये क्या हो गया, बिकीड हो गया, डायगोनल कहा जाता है, बिकर्डी संचार। इसमें विभिन्न विभाग के कर्मचारी एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब अलग अलग होगा, कोई इसका ऐसा कनेक्शन नहीं होगा एक ही ऑफिस से, हो सकता है अलग अलग ऑफिस से होंगे, तो ये चीज़ देगी। उसके बाद बात करें टाइमिंग। अब देखो संचार के लिए टाइमिंग जरूरी होती है। एक मैसेज आज भेजा और 1 साल के बाद पहुंचा, तो उसका महत्व रह जाएगा नहीं, तो यही चीज़ है टाइम की बात। तो जो मोड होता है, मतलब टाइमिंग के आधार पर एक समकालिक संचार होता है, मतलब तुरंत, जैसे फ़ोन कॉल, लाइव मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। दूसरा होता है अतुल्यकालिक संचार, इसमें संदेश भेजने प्राप्त करने के बीच समय का अंतराल होता है। जैसे ईमेल भेजा, अब ईमेल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल एकदम से हो जाता है। ऐसे ही रिकॉर्ड किए गए संदेश, जैसे ही क्लास जाएगी तो अभी के अभी तो तुरंत नहीं जाएगी, अभी रिकॉर्ड होने के बाद ये अपलोड की जाएगी, तो ये वाली चीज़। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज, इनमें क्या हो जाता है कि संदेश भेजने और प्राप्त करने के बीच में थोड़ा सा समय का अंतराल होता है। तो बस यही याद रखना है। ऐसे लगेगा टेक्स्ट मैसेज तो तुरंत ही तुरंत पहुंचता है, ईमेल भी तुरंत पहुंचता है, पर थोड़ा तो टाइम लगता है, तो यही चीज़। जबकि समकालीन, यानी सिंक्रोनस कहा जाता है, ये तुरंत के तुरंत पहुंच रहा है, मतलब 1 सेकंड भी गैप नहीं है। फ़ोन कॉल पे डायरेक्ट बोल रहे, दूसरा सुनना है, लाइव मीटिंग में कोई बोल रहा है, कोई सुनना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई बोल रहा है, सुनना है, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी।
अब बात करते हैं संचार के नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या है, सबसे पहले मतलब कुछ औपचारिक नेटवर्क होते हैं। औपचारिक का जैसे अभी हमने बात करी थी कि औपचारिक मतलब जिसके कुछ नियम कानून होते हैं ऑफिस में बात करने के, तो वही है औपचारिक। अब इनके भी कई सारे प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले ये पूछेगा पेपर में कैसे आता है कि उल्टा बी आकार का संचार किन के माध्यम से होता है, और इसमें पहिए का आकार व्हील आकार का संचार क्या है या चेन आकार का संचार क्या है, बस और यही पॉइंट आते हैं ऑप्शन में। तो सबसे पहला है चेन। चेन मतलब श्रृंखला होती है, चेन ऐसे ही तो होती है, चेन एक से दूसरे से जुड़े। तो इसमें क्या होता है, संदेश एक कड़ी के रूप में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। तो एक से दूसरा जुड़ा, दूसरा दूसरा, ऐसे करके ये चेन के रूप में चलता रहेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, चेन के रूप में संदेश एक अनुक्रमिक कड़ी में, इंपॉर्टेंट क्या है जो पॉइंट याद रखना, ऊपर से नीचे की ओर ये चलता रहता है। इसके बाद है पहिया। पहिए में क्या हो जाएगा, ऐसे सोचो, पहिया मतलब व्हील। व्हील वाला संचार का मतलब ये होता है कि एक बीच में नेता है और नेता सबको संचार के माध्यम से अवगत कराएगा। जैसे मान लो मोदी जी यहाँ स्पीच दे रहे हैं, केंद्रीय नेता तो वही हैं, उनके माध्यम से सभी से संचार होता है। तो एक केंद्रीय व्यक्ति नेता के माध्यम से सभी से संचार होता है, ये व्हील कहलाता है। अब व्हील भी गोल होता है और सर्कल भी गोल होता है, पर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। वृत्ताकार में क्या होता है, जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं वृत्त, इसमें क्या होता है, हम ऐसे बिठाते हैं ना, ए दाएं तरफ बैठा है, बी बाएं तरफ बैठा है, ये तो इसमें क्या होता है वृत्ताकार वाले में कि सदस्य अपने आसपास के दो से संवाद कर सकता है। अब सोचो ये ए है, ये इससे बात कर सकता है, इससे बात कर सकता है, इससे बात नहीं कर सकता है। मतलब ये कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, नाम दिया गया, ये इससे बात करेगा ये। तो पेपर में कैसे आएगा कि ऐसा कौन सा संचार का माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के दो से संवाद कर सकता है, तो वृत्ताकार वाला हो गया। पहिया वाला हमने देखा ही, पहिए वाले में बीच में एक केंद्रीय नेता होगा, वो सबसे बात कर रहा होगा। मुक्त प्रवाह का हर कोई किसी से बात कर ले, भीड़ में है व्यक्ति या ग्रुप में बैठा कोई किसी से भी बात कर ले। उल्टा बी आकार का क्या होता है, ये स्पेशली यूज़ होता है शिकायत करने या ऐसे कुछ। अधीनस्थ है, मान लो उल्टा बी आकार का मतलब क्या है, इसमें अगर पूछा जाए कि एक व्यक्ति है मान लो नीचे, दूसरा व्यक्ति है ऊपर, और इसके ऊपर भी एक व्यक्ति, क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो ये होना चाहिए ये इससे शिकायत करे या कोई बात कहनी हो, पर वो इससे भी करता है और इससे भी शिकायत कर देता है। तो यही चीज़ होती है उल्टे बी आकार की, इसे कहा जाता है इन्वर्टेड बी। एक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ और उसके वरिष्ठ से भी बात कर सकता है। तो ये हमने देखे औपचारिक नेटवर्क के प्रकार। इसके बाद बात करें अनौपचारिक नेटवर्क के प्रकार, जो हम सामान्य बातचीत में बात करते हैं, मतलब एक घरेलू या दोस्ती माहौल में, ये सब है। तो इनमें एक होता है सिंगल स्ट्रैंड, एकल स्ट्रैंड। सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक सीधी रेखा में जाती है, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने, ये सिंगल स्ट्रैंड है। ये नॉर्मल जैसे हमने बात की, एक से दोस्त से बात की उसने दूसरे से, तो ये एकल वाला हो जाएगा, सिंगल नाम। ये गपशप गॉसिप वाला, जैसे अभी हमने ग्रेप वाइन देखा था, ग्रेप वाइन अंगूर की लता जैसा, वैसे ही गपशप है कि एक व्यक्ति समूह के सभी व्यक्ति को सूचित कर देता है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति समूह के सभी सदस्यों को, लोगों को सूचित कर देता है गपशप वाले में। दूसरा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, सूचना का रैंडम होना। अब कोई पता नहीं सूचना किसके पास जाएगी, हो सकता है तीसरे वाले के पास चली जाए दूसरे से पहले, तो इसे कहते हैं प्रायिकता सूचना। तो रैंडम सूचना का आदान प्रदान हो रहा होगा। क्लस्टर में क्या होता है, एक व्यक्ति केवल उन चुनिंदा लोगों को सूचना देता है जिस पर वो भरोसा करता है। यह सबसे आम और विश्वसनीय अफवाह नेटवर्क होता है। अब किसी ने उन लोगों को बताई ये बात जिस पर वो भरोसा करता है, उसने किसी और को बता दिया, उसने किसी और को, अब यही तो अफवाह फैला देता है। तो क्लस्टर है। तो इनमें क्या याद किया हमने, औपचारिक देखे, अनौपचारिक देखे। सिंगल स्ट्रैंड गपशप में क्या होगा, सभी को सूचित कर दिया जाएगा। प्रायिकता में एक रैंडमनेस रहती है, मतलब कोई सूचना किसी के पास पहुंच जाएगी। क्लस्टर वाले में एक यह है कि एक व्यक्ति ने भरोसा करके दूसरे को बताया, दूसरे ने उसे बता दिया, तो ये सारी चीज़ अफवाह इसमें फैल सकता है। इसके बाद है संचार का जो लिखित माध्यम होता है। तो लिखित माध्यम के जो प्रॉफिट और लॉस हैं, मतलब लाभ और नुकसान जो हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उन्हें देखते हैं। तो अब देखो लिखित अगर संचार हुआ है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, एक ऑफिस को लें, एक ऑफिस है, एक ऑफिस में दो अलग अलग कमरे हैं और दोनों में सूचनाएं जानी है, यहाँ से यहाँ रिपोर्ट जानी है, यहाँ से रिपोर्ट। तो एक तो ये होगा कि स्पष्टता होती है, लिखित होने के कारण संदेश स्पष्ट होगा, जो कही गई है बात वही तो दूसरा समझेगा क्योंकि लिखा है। अगर ये चीज़ बोल देता व्यक्ति इससे, और हो सकता है वो अगले दिन तक वो आधी बात भूल जाता, कोई एक पॉइंट भूल जाता, पर चूंकि वो लिखा है तो स्पष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका लाभ रहेगा। दूसरा विश्वसनीय होगा क्योंकि रिकॉर्ड है, वैध है, मतलब यहाँ पे अफवाह नहीं है, जो चीज़ है रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा ऐसा काम कर दो, दूसरे ऑफिस वाले ने अगर उसने ऐसा काम किया तो वो ये कहेगा ना कि हमारे बॉस ने बोला था तो हमने ये काम किया है, तो ये रिकॉर्ड रहेगा इसमें। नुकसान क्या होगा, पर धीमा होगा। अब सोचो दो लोग आपस में बात करके तुरंत काम निपटा सकते हैं, उसने ऑफिस में एक काम ने दूसरे से कहा तो दूसरे ने तुरंत कर दिया। अब
सोचो वही काम लिखित जाए, यहीं से जाएगा यहीं काम, पर पहले नोट्स बनेंगे, चार्ट पूरा होगा, फिर चार्ट और फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरा अपने रजिस्टर में अपलोड करेगा, सारी चीज़ें मतलब टाइम लगेगा तो धीमा महंगा होता है। अब इसमें प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इन सब पे खर्च हो जाता है। फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है क्योंकि दूसरा जाके पढ़ेगा। अब सोचो दो लोग बात कर रहे हैं, उसने इससे एक बात कही, उनने कह दिया बहुत अच्छी बात है, दूसरे ने कह दिया ये है, तो इसमें तुरंत का तुरंत पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है फीडबैक वाला, क्योंकि तुरंत व्यक्ति जवाब दे रहा है। लेकिन लिखित वाले में टाइम लगेगा फीडबैक के लिए, तो ये समझना है। अब मौखिक संचार में क्या होगा, तेज होता है जो अभी हमने देखा, और ये क्या होता है, यह संचार एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है, मतलब जब बात कर रहे हैं पास तो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जुड़ाव होता है इसमें, तो ये लाभ होते हैं। एक तो तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। नुकसान क्या होता है, गलत तरीके से समझा जा सकता है। उसने कहा इस फाइल पर सिग्नेचर कर देना, अब हो सकता है फाइल पर सिग्नेचर करना था पर दूसरे पेज उसमें ही ऐड था या कुछ था, उसमें कोई गलत सूचना चली जाती, क्योंकि बोल के बताया था तो इंसान भूल सकता है, गलती कर सकता है, याद नहीं रख सकते तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये नुकसान हो सकते हैं। अफवाहें फैल सकती है। उसने ये कहा कि ये वाला काम कर देना, अब दूसरे ने काम किया और तीसरे उसने ये कहा कि मैंने बोला नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि अफवाह फैला दे। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने कुछ कह दिया कि मतलब उसने कहा कि इस वाले व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से कह देना ये काम करे, तो इसने इससे बोला, इसने इससे बोला, हो सकता है कि इसमें कोई और जगह तब तक अफवाह फैल जाए। तो ये सारी चीज़ें मौखिक संचार में। लिखित में क्या है, डॉक्यूमेंट एकदम अंदर पेज में, मतलब पेज पर लिखा है, कोई पढ़ थोड़ी ना सकता है उसे जब तक दिया ना जाए, पर मौखिक में कोई सुन भी सकता है व्यक्ति, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। गैर मौखिक संचार के कुछ प्रकार होते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रहते हैं हर साल ही। तो सबसे पहला होता है प्रॉक्सिमिक्स। ये क्या है, नाम बात कर रहे हैं गैर मौखिक वाले। तो गैर मौखिक जिनमें बिना बोले, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, मौखिक देखा और उससे पहले बिना मतलब यहाँ पे लिखित वाला देखा था। अब हम किस पे आ गए हैं, अगले टॉपिक पे, गैर मौखिक, जो लिखे नहीं जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं, एक है प्रॉक्सिमिक्स होता है संचार में स्थान और दूरी का उपयोग। जैसे दो लोग हैं, दूर बैठे हैं, दूर बात कर रहे हैं, तो एक अलग मतलब निकाला जाएगा। पास बैठ के बात कर रहे हैं तो एक अलग मतलब निकाला जाएगा। तो प्रॉक्सिमिक्स में क्या होगा, दो लोगों के बीच बातचीत के समय की दूरी इस चीज़ को डिसाइड करती है कि संबंध वाला। तो ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स, से पास से याद कर लेना। काइनेमिक्स क्या होता है, काइनेमिक्स होता है शरीर के हाव भाव, जो हमने देखा भी था। कोई व्यक्ति गुस्से में है, हाव भाव क्या है उसके, चेहरे का हाव भाव, हाथ के जेस्चर, ये हैं शारीरिक भाषा का अध्ययन। मतलब कोई हाथ से इशारे कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये हो गए काइनेमिक्स। अब क्लास में बैठे, किसी ने कहा, मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब दो लोग क्लास में बैठे हैं, उन्होंने कहा चलो बाहर चल रहे घूमने के लिए, तो अब व्यक्ति क्लास में टीचर हैं तो उस कहते थोड़ी ना, स्टूडेंट समझ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती, काइनेमिक्स होती। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हम बोलते टाइम जो टोन और पिच का चेंज होता है। कोई व्यक्ति कोई पैरा बोलते समय एकदम आवाज़ को गंभीर कर लेगा, मतलब मुद्दा गंभीर है, कोई व्यक्ति उसका लहजा आसान हो जाएगा, मतलब आसान है। तो पैरा लैंग्वेज उस टोन और पिच को, अंतर को शामिल करता है, मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव, इसका अध्ययन किया जाता है। तो पूछा जाएगा किस संचार के माध्यम में आवाज़ के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है, तो पैरा लैंग्वेज में। उसके बाद होता है क्रोनेमिक्स होता है कि संचार में समय के उपयोग का अध्ययन, मतलब एक समय में एक ही काम करा जाए लचीला, तो क्रोनेमिक्स समय से जोड़ लेना है इसे, क्रोनेमिक्स को। इसके बाद होता है क्रोमेटिक्स है, ये क्रोनेमिक्स है, और ये क्या है, क्रोमेटिक्स में होता है रंगों का उपयोग। अब देखो एक रेड कलर लाइट लगी है ट्रैफिक जाम में रेड कलर की, तो उसका एक अलग माध्यम में, ग्रीन है उसका अलग है। तो रंगों का उपयोग से जो संचार होता है वही क्या कहलाता है, क्रोमेटिक्स। उसके बाद एक मेटा संचार होता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये किसकी है, मेटा कंपनी। तो मेटा जो है, ये इसका मतलब होता है कि जो मैसेज भेजा गया है, यह संचार का द्वितीय अर्थ बताता है, जो बताता है कि मुख्य संदेश की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। मान लो जैसे एक मैसेज किया कोई दूसरे ने, अब हो सकता है उसका कोई व्यंग हो, उसने हंसी मजाक में कुछ बोला हो, तो उस चीज़ को समझना कि उस व्यक्ति ने उस मैसेज को किस व्यंग के साथ, विडंबना के साथ कहा है, यही चीज़ कहलाती है मेटा संचार। तो ये वाली चीज़ याद रख लेनी है। अगला है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक कौशल क्या क्या चाहिए। तो अब सबसे मेन होता है प्रभावी व्यक्ति प्रभावी श्रवण कब करता है, मतलब अच्छे तरीके से कब सुनता है। तो धैर्य से सुनेगा तब हो जाएगा। तो वक्ता की बात को बिना बाधा के ध्यान से सुने, ऐसा नहीं है बीच में बोल रहे हैं, क्लास में बात कर रही हैं, तो ध्यान और धैर्य जो होता है वही सक्रिय श्रवण कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना है। दूसरा सुनना और दिखाएं, मतलब गैर मौखिक संकेत जैसे सिर हिलाना, आँखों का संपर्क, इनसे व्यक्ति
व्यक्ति को ये पता चलता है जो बोल रहा है कि व्यक्ति समझ रहा है, सुन रहा है, तो ये वाली चीज़ होती हैं। इसके बाद होता है चिंतनशील प्रक्रिया, वक्ता के शब्दों के सारांश प्रस्तुत करना ताकि पुष्टि हो सके, मतलब शब्दों का सारांश, जैसे किसी ने कहा कि इसका मतलब समझ गए तो उसने बताया हाँ इसका मतलब ऐसे ऐसे होता है, तो यही है शब्दों का सारांश प्रस्तुत करना। पूरी बात भले ही ना बता पाओ पर सारांश, इससे क्या पता चल जाएगा, वही फीडबैक हो जाएगा कि ये पता चलेगा कि दूसरे ने समझा है। अब सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब पूछ लेता है, एक बार आ चुका है कि सहानुभूति क्या है, समानुभूति क्या है, वैसे तो एथिक्स में पढ़ते ही हैं इसे। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरी की भावनाओं को समझना। जैसे कि रोड पे जा रही हैं और रोड पे जा रहे हैं गाड़ी से और यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है व्यक्ति का, अब वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, अब हमने देखा और हमें टेंशन हुई कि देखो वो व्यक्ति है बेचारा और उसके चोट लग गई है और ये है, और हमने गाड़ी स्टार्ट की, चले आए, हमने केवल महसूस किया थोड़े टाइम के लिए। समानुभूति उसकी भावनाओं को साझा करना, महसूस करना, हम क्या करेंगे उसके दर्द को समझेंगे, उसकी मदद करेंगे गाड़ी रोक के, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, समानुभूति, उसकी भावनाओं को अपनी तरीके से समझना, तो ये वाला। अब उसके बाद क्या होता है, स्पष्ट और प्रतिक्रिया कौशल में क्या होगा कि जो कौशल हो, मतलब अच्छा होना चाहिए, क्या होता है अर्थ की पुष्टि के लिए प्रश्न पूछना। जैसे कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से सुना है तो इसका मतलब है कि उसे अर्थ के आधार पर जैसे नहीं समझ में आए तो वो प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछना स्पष्टीकरण के लिए ये दिखाता है कि व्यक्ति ध्यान से सुनना है, तभी तो उसके दिमाग में कोई ऐसा आया है जो चीज़ क्या है अर्थ नहीं समझ में आया जिसका। मुखरता, अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता से साथ करना। फीडबैक स्किल, सकारात्मक फीडबैक, दूसरों को प्रोत्साहन करना। कोई पढ़ा रहा है और उसने अच्छा पढ़ा है तो, या किसी ने कोई स्पीच दी है तो बहुत अच्छी स्पीच दी है, तो क्या किया जाता है, जो स्किलफुल लोग होते हैं वो दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ ये अच्छी चीज़ है जो अच्छी। नेगेटिव है वो नेगेटिव। निर्णय स्थगित करना, निर्णय स्थगित करना मतलब पूरी बात को बिना समझे निर्णय ना करना। आजकल दिक्कत क्या होती है कि लोग बिना समझे ही समझदार बन जाते हैं, तो निर्णय स्थगित करना मतलब हम तब तक निर्णय नहीं करेंगे जब तक पूरी बात को ना समझ पाएँ, तो ये वाली चीज़ है। अब इसके बाद निर्णय लेना और संचार, इसके लिए एक मॉडल है, मतलब कुछ जैसे वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, रिसर्चर, उन्हें कुछ थियरी दी है, वैसे ये एक हर्बर्ट साइमन का तर्क संगत निर्णय निर्माण मॉडल है। तो नाम क्या है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रभावी निर्णय, मतलब एक अच्छा निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आसूचना चरण, मतलब इंटेलिजेंस फेज, समस्या की पहचान करें, उसका डाटा एकत्रित करें। सबसे पहला है, अगर मान लो कोई चीज़ की हमें निर्णय लेना है, हमें डिसाइड करना है, किसी चीज़ का हमें निष्कर्ष ढूंढना है, तो हम सबसे पहले उसकी समस्या पहचानेंगे, जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या पहचानो, फिर उससे संबंधित डाटा इकट्ठा करो कि क्या दिक्कत है। फिर क्या करेंगे, हम रूपरेखा बनाएंगे, डिजाइन, समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों को खोजेंगे कि हमारे पास, हमने डाटा इकट्ठा कर लिए, समस्या, फिर हम सोचेंगे ए ऑप्शन चुने, बी ऑप्शन चुने, कौन सा है, तो विकल्पों को खोजना और विकसित करना। फिर लास्ट में क्या होगा, ये है ये कि कौन सा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, दो विकल्प एक जैसे ही पर उनमें कौन सा अच्छा है, उस विकल्प को चुनाएंगे, यही होगा चयन चरण हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी एथिक्स का टॉपिक है। इसे बस इतना समझ सकते हैं आसानी से कि अपनी भावनाओं को समझना और उनको नियंत्रित करना, और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों की भावना, जैसे भीड़ है, भीड़ बहुत गुस्से में है तो उसे कंट्रोल करना, उनकी भावनाओं को समझना और अपनी भावनाओं को भी समझना, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये हमने पूरा बेसिक कवर किया है कम्युनिकेशन और जो हमारा संचार वाला पूरा टॉपिक है, अंतर्वैयक्तिक संचार वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट किया करेंगे कि हम डेली हर एक साल के क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि होगा क्या कि थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन से आएंगे। तो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं अमूमन, तो 10 अगर हो जाते हैं तो ये अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा, मतलब इससे, क्योंकि हमें पता है हिंदी में 25 क्वेश्चन आते हैं, करने कितने हैं टोटल, 100 में से 33 क्वेश्चन करने हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है अभी 2024 के क्वेश्चन पेपर हैं, जो इसमें 16-17 क्वेश्चन आए थे, उन्हें हम आज देख लेते हैं। सबसे पहला है आज का, बाकी हम डेली लगभग 10 मिनट तो डेली ये देखेंगे और बाकी 10 मिनट में हम और टॉपिक जैसे हिंदी देख लिया करेंगे, इंग्लिश या रीजनिंग वगैरह और टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं जो पिछले वर्ष के ही थे, कि पूछा गया था कौन सा माध्यम संचार का उदाहरण है, कौन सा माध्यम संचार का उदाहरण है। तो संचार का मतलब क्या हुआ कि वही कम्युनिकेशन वाला, तो कौन सा है, एक समाचार वाचक 9 बजे के समाचार में मौसम बताता है, या दूसरा है छात्र के साथ कक्षा परियोजना पर काम करते हैं, छात्र एक साथ, मतलब बहुत सारे छात्र हैं, ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। राजनेता
नामांकन सम्मेलन को संबोधित करता है। दो दोस्त एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। अब सोचो, अब ये कह रहा है कौन सा माध्यम संचार का है, मतलब मध्यम संचार का उदाहरण है। मध्यम का मतलब क्या है, कोई मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो गपशप कर रही है, तो सीधे बातचीत ही हो रही है। मीडियम क्या है, मीडियम है एक समाचार वाला, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सूचना पहुंचा रहा है, तो ये माध्यम संचार कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। समाचार वाला कोई रिपोर्ट है, ये एक माध्यम है, जबकि एक जैसे छात्र प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इसमें कोई माध्यम थोड़ी ना चाहिए। ऐसे ही है, संबोधन कर रही हैं राजनेताएं, संबोधन वो कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, पर वहाँ कोई ऐसा बीच का माध्यम नहीं है, वो बोल रहे हैं दूसरा सुन रहा है। पर टीवी वाले में क्या है, एक टीवी पे पहले उन्होंने लाइव चल रहा है, फिर दूसरा सुनना है। माध्यम का इंटरनेट हो सकता है, डीटीएच केबल हो सकती है ये। तो मीडिएट कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जब किसी माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट के जरिए से होता है। तो यही चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन में अब हो सकता है इसे ही घुमा के अगली बार कहेगी कौन सा माध्यम का संचार नहीं है, तो हमें तब ये पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट एक माध्यम है। दूसरा क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आया था उसमें डिबेट भी था, कई बार लोगों ने इस पे मतलब ये भी हुआ था, मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट और लोगों ने बताया था ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गड़बड़ थे कुछ, मतलब। तो हम देखते हैं पहले मेन की है क्या, कि एक नेता की भूमिका आवश्यकता के तीन चरों को द्वारा परिभाषित होती है। मतलब एक नेता की भूमिका के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब मेन बात है कि नेता की भूमिका के बारे में पूछा गया था, और जो ऑप्शन दिया गया था पेपर में, मतलब यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की तरफ से वो दिया गया था काम, व्यक्तित्व और टीम। मतलब एक नेता में ये चीज़ें होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, सबसे मेन व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। दूसरा है उसकी टीम होनी चाहिए और उसके कार्य होने चाहिए, ये होना चाहिए। पर कई बार इसके लिए थोड़ा गलत बताते हैं कि व्यक्ति, टीम, कार्य के साथ साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है। पर पीछे चूँकि पीसीएस ने ये दिया है आंसर की, तो अगर अगली बार आएगा तो वो तो वही मानेंगे। तो हमें ये याद रख लेना है, काम जो मतलब व्यक्ति का कार्य है, ये एक नेता का कोई कार्य होता है, और उसका व्यक्तित्व होता है, और ये एक टीम होता है। तो ये ऑप्शन को हमें 3 को सही मानना है आगे के लिए। तो ये बात है। तो 3 प्रमुख चीज़ें कार्य, टीम और व्यक्ति होता है। इसके बाद बात करें पारस्परिक संचार के उदाहरण। पारस्परिक संचार के उदाहरण क्या होते हैं, तो पारस्परिक संचार के उदाहरण में सोचो क्या होगा। तो सबसे पहला होता है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता, ये परस्पर हो रहे हैं दो लोग, एक रिपोर्टर है, दूसरा रिपोर्ट जिसकी हो रही है, तो पत्रकारिता हो गया। पत्रकारिता के बाद होता है कि एक होता है कार्यालय का संचालन। अब इसमें कार्यालय का संचालन ऑप्शन में नहीं है। दूसरा है अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन जैसे जो नॉलेज वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। तो सामाजिक अध्यापन जो होता है ये भी इसमें माना जाता है, टीचिंग वाला। ये भी क्या होता है, परस्पर संचार है, क्योंकि टीचर है, संचार कर रहा है, तो परस्पर संचार का ही। परामर्श में भी तो हम कर रहे हैं ना, संचारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पारस्परिक संचार में आती हैं। तो ये याद रखनी है। ये वाले सेम अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो इनमें से हम थोड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, पारस्परिक संचार। क्या पारस्परिक संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ पे पत्रकारिता वाला याद रखना है, कार्यालय का याद रखना है, दूसरा अध्ययन अध्यापन याद रखना है, और साक्षात्कार भी याद रखना है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये इसमें आती हैं पारस्परिक संचार में। पारस्परिक संचार की व्याख्या देखें तो पारस्परिक संचार में बातचीत, परामर्श, सामाजिक अध्यापन, जबकि जनसंचार में सेमिनार, सार्वजनिक भाषण और पत्रकारिता ये शामिल किए जाते हैं, दोनों संचार के ही माध्यम पारस्परिक के। तो ये वाली चीज़। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वह संचार है ना, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हो रही होती है, जो हमने पढ़ा था। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हो रही होती है। तो इसमें ये सोचो पत्रकारिता में भी तो ज़्यादा 2 या 2 से अधिक का ही कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये वाला टीचर और स्टूडेंट वाला ये इसमें भी चल रहा है। परामर्श सत्र हो रही हैं तो इसमें भी यही चीज़ हो रही है। इसके बाद है साक्षात्कार, इंटरव्यू में भी तो यही हो रहा है। तो यही वाली चीज़ याद रखनी है इसमें। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है वो है पारस्परिक संचार का दूसरा नाम क्या है, इंटरपर्सनल वाले का। तो जो अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, 2 लोग बात कर रहे हों या 2 या 2 से अधिक, तो यही होता है इसका आंसर, द्विपक्षीय संचार। हर साल ये तो एक क्वेश्चन रिपीट होता ही है कि क्या होता है। तो पारस्परिक संचार का दूसरा नाम होता है डाई कम्युनिकेशन। तो डाई कम्युनिकेशन मतलब 2 लोगों के बीच का संचार होता है पारस्परिक संचार। इसके बाद है अगला बर्नाल्ड का त्रिकोणीय संचार। ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि एक थ्योरी है, तो इसमें पूछा था कि त्रिकोणीय संचार का दूसरा नाम क्या है जिसमें 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। तो यही चीज़ है त्रिकोणीय संचार का दूसरा नाम, जो बर्नाल्ड मॉडल है, इन्होंने ही दिया था ये चीज़। तो ये याद रखना। अब इनका मॉडल है क्या,
संचार विशेषज्ञ जो थे डीन बर्नार्ड ने मॉडल दिया था, जिसमें वे संचार को जटिल प्रक्रिया मानते हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया है मानते हैं, जहाँ भेजने वाले और पाने वाले एक साथ संदेश भेजें और प्राप्त कर रहे हैं। मतलब एक भेजने वाला प्राप्त करने वाला एक साथ भेज रहे हैं, एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें कंटेक्स्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इनके अनुसार। तो भेजने वाला, प्राप्त करने वाला और एक कंटेक्स्ट, मतलब जिस संदर्भ में बातचीत हो रही है, यही इनका मॉडल हुआ करता था। तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है अरस्तु का संचार। ये इसमें पिछले बार नहीं था, पर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ये पूछा था अरस्तु के संचार सूत्र से संबंधित नहीं है। मतलब अरस्तु ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, क्या नहीं दिया था। तो अरस्तु ने ये भावनात्मक अपील का सिद्धांत नहीं दिया था। राजनैतिक, वक्ता केंद्रित और अनुनय, मतलब विश्वास सिद्धांत, ये उन्होंने दिए थे। इसके बाद है एक अच्छे निर्णय की विशेषताएं क्या होती है। पिछले साल का क्वेश्चन है, अच्छे निर्णय की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अच्छा निर्णय वो होगा जो सबसे अच्छा निष्कर्ष निकाल रहा होगा। तो यह संभव और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। निर्णय वो होना चाहिए ना जो प्राप्त किया जा सके। लक्ष्य ऐसा क्यों प्राप्त करना जिसे प्राप्त, मतलब एक ऐसा सोचो हम निर्णय लें जिसे प्राप्त ही ना किया जा सके। जैसे कहें कि कल भारत विकसित बन जाएगा, अब ये प्राप्त किया जा सकता नहीं। तो कैसा अच्छा निर्णय होता है जिसे प्राप्त किया जा सके और जो व्यवहारिक हो, ऐसा भी नहीं कि व्यवहारिक ना हो, और समयबद्ध होना चाहिए। इसके बाद है अभिसारी चिंतन। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं अभिसारी और एक पढ़ते हैं अपसारी, बाहर की तरफ। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या होता है कि संचार का वह माध्यम पूछा था जो एक उत्तर होता है, जिसका केवल एक उत्तर होता है, तो उसे ही कहते हैं अभिसारी संचार। इसमें क्या होता है, विभिन्न जानकारी के माध्यम से व्यक्ति लास्ट में एक उत्तर निकाल लेता है। तो यही होता है अभिसारी। मैंने डिस्कस किया फिर एक उत्तर निकाल लिया, यही पूछा था अभिसारी संचार। इसके बाद है शारीरिक सहजता के संबंध में एक पूछा था कि जब दो व्यक्ति एक साथ होते हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक सहज दिखाई देता है। मतलब जब दो लोग बात कर रहे हो तो एक व्यक्ति ज़्यादा सहज दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है। तो उसमें जो ऑप्शन था, इसमें थोड़ा अलग चेंज किया है मैंने, क्योंकि जो ऑप्शन था वो थोड़ा पेचीदा टाइप का था। तो उसमें पूछा था कि सहज शारीरिक भाषा अक्सर उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। उनने ये माना था। तो इसके कुछ विवाद भी हुए थे, तो हमें दोनों समझ लेने। जब ऐसा पूछे तो पीसीएस ने क्या माना है, जब दो लोग एक साथ होते हैं तो शारीरिक रूप से अधिक सहज, दो लोग बात कर रहे हैं, एक थोड़ा दिक्कत में है, मतलब वो बात करने में सहज नहीं है, दूसरा सहज है। तो जो सहज वाला क्या था, यही पूछा था। तो एग्ज़ाम मतलब पेपर के हिसाब से वो कहा गया था कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति को ये दिखाता है कि इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से ये सहज है, ये वाली चीज़। दूसरा ये भी हो सकता है, जो थ्योरी कहती है कि जो संवाद वाहक होने की संभावना, वो बेहतर संवाद कर सकता है, इस वजह से वो सहज है। तो दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों लगाते ही है। तो ये चीज़ देखा हमने। अब भाषण शैली के प्रभावकारी तत्व। भाषण शैली में क्या प्रभावकारी होना चाहिए, भाषा ही प्रभावकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ देखें। उसके बाद क्या है, जैसे संस्कृति, सामाजिक मूल्य, ज्ञान का स्तर, व्यक्तिगत शैली, ये सब भी होते हैं। इसके बाद है वह यह जानना कि हम स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ वैसा करते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये आचरण कहलाता है। जैसा स्वयं के साथ वैसा दूसरों के, तो ये क्या कहलाता है, आचरण कहलाता है। ये वाली चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला है कि एक दूसरे को पसंद करने की जो प्रवृत्ति है, इसे क्या नाम दिया जाता है। तो जो नाम दिया जाता है, इसके दो ऑप्शन होते हैं। एक पसंद की पारस्परिकता, जो रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग है। तो ये वाली चीज़ को याद रखना है कि एक दूसरे को पसंद, जैसे एक व्यक्ति ने किया पसंद, तो इसे मतलब थ्योरी में क्या कहेंगे, तो थ्योरी में कहते हैं प्रभाव की पारस्परिकता, या इसे ही कहते हैं पसंद की पारस्परिकता। तो रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, इसमें क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। अगर कोई हमारे प्रति सकारात्मक दिखाता है तो हम भी दिखाते हैं, यही तो सिद्धांत काम करता है। तो ये चीज़ हमने देखी। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा निर्णय लेने वाला पूर्वाग्रह पहले वाली सूचना को अत्यधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कौन सा निर्णय लेने वाला पूर्वाग्रह कई प्रकार के होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में पहले से कोई जानकारी है और वो उसी के आधार पर निर्णय लेगा। तो यही चीज़ होती है पूर्वाग्रह। तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, क्योंकि पहले से ही उसने सोच रखा है ये वाली चीज़। तो ये पूर्वाग्रह पहले की सूचना को अत्यधिक महत्व देता है। मतलब इनमें से किस में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, पूर्वाग्रह को। तो ये दिया जाता है एंकरिंग बायस को। एंकरिंग बायस एक मानसिक झुकाव होता है जिसमें हम किसी निर्णय में सबसे पहली जानकारी बहुत अधिक
मतलब जो पहले से जानकारी होती है उस पर ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। पहले से ही है, जैसे हमने कहा शाकाहार मांसाहार में क्या गलत है क्या सही है, तो पहले से जो जानकारी उस पर विश्वास करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे ना हो। इसके बाद है बुनियादी, 4 बुनियादी चीज़ें पूछी थी जो संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन होती हैं, तो 4 वो चीज़ें बतानी थी। तो इनमें से सुनना, देखना, बोलना, लिखना, ये सब मेन होती हैं। तो ये याद रखना है कि बुनियादी जो है सबसे मेन क्या होता है, तो सबसे मेन अगर सोचो संचार कब हो पाएगा, जब कोई बोल पाएगा व्यक्ति बोलना, या बोल नहीं पाएगा तो लिखना, लिखने के बाद दूसरा पढ़ेगा तो पढ़ना, और पढ़ने नहीं तो अगर बातचीत हो रही है तो सुनना, मतलब बोलने वाला सुनेगा और लिखने वाला पढ़ेगा। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए तो एक अच्छा प्रभावशाली होता है। तो बोलना, सुनना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब अवलोकन करना, सोचना जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। इसके बाद है कौन सी स्मृति है, मतलब मेमोरी है, वो सबसे कम समय के लिए होती है। तो इसमें मेमोरी कौन सी सबसे कम समय के लिए होती है, तो जो ऑप्शन में था, असल में पेपर वाले में जो ऑप्शन में था वो था आइकॉनिक मेमोरी मतलब दृश्य मेमोरी सबसे कम होती है। ये पेपर मतलब एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसमें एक ऑप्शन था दृश्य मेमोरी, आइकॉनो मेमोरी। पर एक और मेमोरी होती है जो कम होती है उससे भी, तो वो होती है सेंसरी मेमोरी, संवेदी ऐसे हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, और इनके द्वारा जो जानकारी मिलती है वह कुछ सेकंड के लिए ही रहती है। अब पेपर में इनमें से एक का पूछ लिया गया था, उनने आँख वाला पूछ लिया था, पर हमें पूरा याद कर लेना है। पूरी सेंसरी ही मेमोरी ऐसी होती हैं जो कम समय के लिए होती हैं, बाकी जो भी मेमोरी होती है वो लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में रहती हैं। तो ये चीज़, जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें, अगर कार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार है, कार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है फंक्शनल फिक्सनेस, पहले से ही मानसिक सेट है, और ये चीज़ हमारे बाधा भी उत्पन्न करता है। हम किसी वस्तु को उसके पारस्परिक उपयोग के अलावा किसी और तरीके से नहीं सोच पाते, मतलब पहले से ही हमने माइंड सेट बना रखा है, ये ऐसा ही है। तो यही चीज़ पूछी है कि कार्यात्मक स्थिरता मतलब स्थिर है कार्य में, एक प्रकार किसका है, तो मानसिक सेट का है, मेंटल सेट ऐसा बना रखा है। तो ये क्या करता है मेंटल सेट, क्योंकि हम कार्यात्मक रूप से स्थिर हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर रचनात्मकता की कमी आई है। क्यों रचनात्मकता की कमी है, मेंटल सेट पहले से ही फिक्स है, वो बदलता नहीं है। तो ये चीज़, तो अपने क्या देखा, हमने बेसिक्स देखे और 2024 के क्या देखे, सारे क्वेश्चन देख लिए। अब डेली हम क्या करेंगे, डेली सी सेट को 10 से 15 मिनट कवर करेंगे, जिसमें हम हर एक साल के क्वेश्चन देखेंगे पहले कम्युनिकेशन के, और उसके बाद जो हिंदी वगैरह और जिनके लिए टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा वो करेंगे।